नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनी झील में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राज्यसभा के बारे में। आज हम राज्यसभा के बारे में बिल्कुल ही विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इसकी बहुत सारी बारीकियों के बारे में। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा राज्यों की एक सभा होती है। यानी कि जिस प्रकार से लोकसभा में क्या होता है कि हम डायरेक्ट वोट करते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारे द्वारा राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो इसके सदस्यों को चुनते हैं। तो देखेंगे इसके बारे में, अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ही आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट चीजें। 23 अगस्त 1954 में इसका गठन किया गया और आर्टिकल नंबर 80 के तहत बहुत जगह पर पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन सा होता है राज्यसभा के गठन के लिए, तो वो आर्टिकल है 80 नंबर आर्टिकल। और इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें, ये कभी भी भंग नहीं होता, ये परमानेंट होता है। लोकसभा भंग होती रहती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। बस इसमें हर 2 साल पे चुनाव होते हैं, हर 2 साल पे सीटें खाली होती रहती हैं। 1/3 सीटें, 1/3 सीट जो होती है हर 3 साल पे खाली होती रहती है और उस पर इसके चुनाव होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा होती है उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोला जाता है, या ये दिया हुआ है कि इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है, इसमें आरक्षण नहीं होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा में और लोकसभा में बहुत सारी सीटें, कुछ सीटें जो होती हैं वो विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई आरक्षण नहीं होता है। अब हम बात करें इसके अंदर संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें संख्या जो है वो मैक्सिमम संख्या जो है वो 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट में जो संख्या है वो है 245। हम बात करेंगे, अगर 250 होती है तो 238 चुनाव के द्वारा आते हैं और 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनते हैं, जो कि कला, सामाजिक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और विशेष वर्ग से जुड़े होते हैं। उनको चुना जाता है 12 लोगों को। अगर 245 सीट है तो बस वही अंदाजा लगा लीजिए, 233 प्लस 12 ये होता है। तो 233 सीटें होंगी जो चुन के आएंगे लोग, और 12 सीटें होंगे एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि इसमें जो होता है कि राज्यों से कितने सदस्य किस बेस पे लिए जाते हैं, किस आधार पे सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है, ये देखते हैं। तो सदस्यों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या के आधार पर इसको लिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर इसको लिया जाता है। जनसंख्या जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां से उतने ही अधिक राज्यसभा के सांसद चुन के आएंगे। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या देखी जाए
तो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सांसद होते हैं, वो है 31 सांसद उत्तर प्रदेश से पाए जाते हैं, मतलब चुन के आते हैं। और हम अगर बात करें अपने बिहार की, तो बिहार से जनसंख्या की दृष्टि से वहां पर 16 राज्यसभा की सीटें होती हैं, 16 राज्यसभा की सीटें होती हैं। और दोस्तों ये जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, इनमें जो सदस्य चुने जाते हैं, इसको चुनता कौन है, इसमें कौन वोट कर सकता है? तो हम और आप डायरेक्ट पीपल्स जो होते हैं, जनता जो होती है, डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुन सकती है। इसके लिए जो वोट देने का अधिकार है वो है एमएलए। इसके अंदर एमएलए को वोट देने का अधिकार है। ये भी कई जगह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन वोट कर सकता है। ऑप्शन में होगा लोकसभा के सांसद, एमएलसी यानी ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधान परिषद के सदस्य, ये सब नहीं दे सकते हैं। केवल एमएलए ही दे सकता है वोट। ठीक है दोस्तों, अब चुनाव प्रक्रिया होती कैसे है, ये थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स्ड है। इसी वजह से आम जनता इसमें वोट पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसको पार्टिसिपेट इसमें एमएलए ही करते हैं। तो जानेंगे अब इसके बारे में कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं, और एग्जाम्पल के साथ ही इसको समझ सकते हैं अच्छे से, वरना इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं हम हरियाणा का। हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाणा के अंदर सीटें हैं विधानसभा की, मान लीजिए 90 सीटें हैं वहां पे। वैसे 90 विधानसभा की सीटें हैं, और 90 जब विधानसभा की सीटें हैं तो 90 एमएलए होते हैं वहां पे। और मैं आपको बता दूं, एक एमएलए की जो वोट की ताकत होती है वो 100 वोट के बराबर होता है। एक एमएलए 100 वोट के बराबर होता है। तो मान लीजिए वहां पर 2 वैकेंसी खाली है राज्यसभा के लिए, 2 वैकेंसी खाली है वहां पे राज्यसभा के लिए। और जो चुनाव में खड़े हैं लोग, उनकी संख्या है 5। अब 5 लोग खड़े हैं, और 5 लोग खड़े हैं तो 2 लोगों को चुनना है। तो जाहिर सी बात है कि 3 लोग बाहर हो जाएंगे। और वो बाहर कैसे होंगे उसको जरा आप देखते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए एक कोटा का निर्धारण होता है कि एक सांसद को चुनने के लिए कितना वोट चाहिए होगा। इससे क्या होता है कि अगर जैसे कि लोकसभा में होता है कि किसी को कितने भी वोट मिल जाए, निर्धारण नहीं होता है, तो इसमें क्या था, वोट का वेस्ट ना हो। क्योंकि ये जो चुनाव होती है ये पीआर बेस पे होता है। पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, पीआर विद एसटीवी, इस बेस पे होता है। तो हर वोट की कीमत अच्छे से लोगों को, संविधान निर्माताओं को समझ में आई थी। इस वजह से इसको इस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, पीआर विद एसटीवी, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एक कोटा निर्धारित किया गया। इस कोटा के तहत एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जब हम डालते हैं तो यहां पे फॉर्मूला है टोटल एमएलए और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एक वोट की कीमत 100 वोट है एमएलए की, और नीचे वैकेंसी +1, और जो भी आएगा उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। तो जरा इसमें डाल के देखते हैं कि एक ये जो कोटा है कितना बन के आता है। तो टोटल एमएलए 90 है इंटू 100 और प्लस डिवाइडेड बाय वैकेंसी 2 है और +1 है, और जब इसको +1 करेंगे, अब देखिए जरा 90 इंटू 100 9000 एंड डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स इट विल बी 3000, मतलब 9000 बटे में 3 यानी कि 3000, और
ये आ गया आपका, एक जुड़ गया तो ये हो गया आपका 3001 वोट, 3001 वोट्स। अब दोस्तों अब हमें ये जानना है कि एक सांसद को चुनने के लिए कितने एमएलए का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जब एक एमएलए की वोट की कीमत 100 है, तो यहां पर मैं इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे एमएलए की संख्या पता चल जाएगी कि मुझे कितने एमएलए का समर्थन चाहिए। तो 3001 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 30.01। अब 30 से ज्यादा 0.01 है, इसका मतलब कोई सांसद ऐसा नहीं, कोई एमएलए ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू 0.01 होगी, वो पूरा का पूरा एक ही आएगा। तो क्योंकि संख्या की बात है, इंसान है तो 0.1 इंसान तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 31 एमएलए की आवश्यकता होगी। 31, एक सांसद को चुनने के लिए 31 एमएलए का समर्थन कम से कम प्राप्त होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इस 31 एमएलए का कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। मान लेते हैं कि जो कैंडिडेट खड़े हैं वो हैं ए, बी, सी, डी और ई, ये एमएलए खड़े हैं। अब हर एमएलए के आगे एक ऐसा बॉक्स रहता है, हर कैंडिडेट के आगे एक बॉक्स रहता है और ये हर एमएलए को मिलता है। और एमएलए जो होता है वो अपनी प्रेफरेंस देता है, वो किसी को जिसको वो अच्छा समझता है अपने हिसाब से। वो 1 इसको दे दिया उसने, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया उसने। ठीक है दोस्तों, अब ये एक एमएलए ने दिया है, ऐसे करते करते 90 एमएलए सब अपना अपना प्रेफरेंस देंगे। तो यहां पे सारा खेल फर्स्ट प्रेफरेंस का ज्यादा है कि, और एक एमएलए एक ही बार वोट कर सकता है। ठीक है, कितने भी वो हो, राउंड हो, पर वोट उसका एक ही बार काउंट होगा, वही वाला। अब जरा देखते हैं यहां पे, मान लीजिए ए को वोट एक पोजीशन पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो ए को मिली है, वो तो ये तो एक एमएलए ने दूसरे नंबर का प्रेफरेंस दिया है, लेकिन 90 एमएलए में से मान लीजिए 31 एमएलए ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो ये एमएलए जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और मान लीजिए कि 10 और 10 सी और डी को 10 और 10 एमएलए ने यानी 20 एमएलए ने मिलकर के सी और डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। और बचे कितने, 10 और 10 20 और 31 यानी कि 51, और यहां बचे आपके, ये टोटल 51 हो गए, तो बचे आपके 39, तो यानी कि यहां पर 20 और ये 19, टोटल 90 एमएलए ने वोट दे दिया है। और फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाए तो बी को मिली है 20 एमएलए ने, और सी को मिला है 10 एमएलए का समर्थन, और डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है 10 लोगों ने, और ई को दिया है 19 लोगों ने समर्थन। अब इस पहले राउंड में, क्योंकि पहले राउंड में अगर सब सेलेक्ट हो जाते ये सारे, तो 2 अगर मिल जाते तो अलग बात होती, लेकिन यहां पे पहले राउंड में एक एमएलए को ही सिलेक्शन हुआ, एक ही एमएलए का सिलेक्शन हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, सी और डी को फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिली है वो सबसे कम मिली है, तो जो सबसे कम होता है उसे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं जो बचे हुए रहते हैं, यानी बी और ई की जो सेकंड प्रेफरेंस है। अभी देखिए इस राउंड के अंदर जो बी है, फर्स्ट राउंड के अंदर केवल एक कैंडिडेट ए सेलेक्ट हुआ है, और बच गए हैं आपके पास सी और डी तो बाहर हो चुके हैं क्योंकि सबसे कम इनको मिला हुआ है, बी और ई बच गए हैं। और इस राउंड में बी जो है वो आगे चल रहे हैं,
आगे चल रहे हैं। तो देखिए जरा, अब आते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में यह देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिली है। जरूर नहीं कि इस राउंड में आगे चल रहे हैं तो सेकंड प्रेफरेंस में भी आगे चल रहे होंगे। हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस में अगर इनको मिली है 10 वोट, इसमें से ही ट्रांसफर होगा। ये जो 10 और 10 20 है, इस 20 में से इनको दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए इनको 9 वोट दे देते रेशो के हिसाब से, मतलब आप ध्यान से समझिए जरा कि इन 20 वोट को सेकंड प्रेफरेंस के अनुपात में, यानी कि बी और ई को जितने सेकंड प्रेफरेंस मिले होंगे उसका अनुपात निकाल के इस 20 वोट को डिवाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से बी और ई में बांट दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि बी को प्रेफरेंस मिली, उसके हिसाब से बी को 9 वोट इसमें से इसको दे दिए और ई को वोट मिले 11, इसमें से 11 वोट इसको मिल गए। तो जो टोटल वोट हो गए इसके, वो हो गए मिलाकर के 31 और ये बेचारे रह गए 29 पे। तो देखा दोस्तों, यहां पर फर्स्ट राउंड में आगे चलते हुए भी बी जो है वो लॉस्ट, हार गए, और ई जो है वो सेलेक्ट हो गए। तो इस प्रकार से राज्यसभा के अंदर जब चुनाव होता है तो राज्यसभा के अंदर सदस्यों को इस प्रकार से चुना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। थैंक यू।